गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। आज शुरू करते हैं जो कि सितंबर 2014 में पूछा गया था, पेपर 2 सामाजिक अध्ययन। ठीक है, एसएसटी। चलिए पहली प्रश्न से डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद पूरा पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जहाँ दिक्कत हो। देखिए 31 नंबर क्या कहता है, जो भी इंग्लिश मीडियम है कृपया करके बाएं तरफ देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 800 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? देखिए वे क्षेत्र से सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, देखिए भारतीय पुरातत्वविदों ने मनुष्य के लगभग 800 वर्ष पहले गांवों में रहने का प्रमाण सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के आसपास खोजा है। ठीक है, यही सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। अब समझने की कोशिश करेंगे सुलेमान पहाड़ियाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए सुलेमान पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान तथा पश्चिमी में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, किरथर पर्वत सिंध तथा बलूचिस्तान में झालावाड़ क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसके साथ एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, मेहरगढ़ भी इसी स्थान पर स्थित है जहाँ से हड़प्पा काल एवं नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है, क्योंकि एसएसटी है इसके लिए थोड़ा थ्योरी भी जरूरी है। चलिए हम प्रश्न संख्या 32 पर चलते हैं। 32 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? देखिए वो है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? मगध नाम से। एक और पॉइंट नोट कीजिए, मगध क्षेत्र में आधुनिक पटना, गया एवं शाहाबाद शामिल है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी गिरिवर्ज थी। कहाँ थी? गिरिवर्ज। ठीक है, और सबसे पहले मगध का उल्लेख अर्थवेद से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। और एक चीज और नोट कीजिए, सर्वप्रथम यहाँ का जो शासक था हर्यक वंश का राजा स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके पास शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। कहाँ पे? मगध में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ। ठीक है, भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना शुरू किया। ठीक है, यहाँ तक। और ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का वर्णन मिलता है जिसे पंचजन कहा जाता है। ठीक है, अब ये पंचजन क्या क्या थे? पुरु थे, यदु थे, अनुतुवर्ष एवं इंद्रु थे। ठीक है, इसके भी 3 शासक भरत, कृवि एवं त्रिश थे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और उन्हीं कबीलों में भरत कबीला सरस्वती एवं यमुना के मध्य अर्थात उत्तर पश्चिम भारत में आ बसा था। कहाँ बसा था? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यहाँ तक। जिसका राजा कौन था? सुदास था। ठीक है, जिसने दशरथ युद्ध पुरुषी नदी के किनारे लड़ा तथा विजयी हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। कुछ कुछ थ्योरी भी जरूरी है। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद की मूल रचना क्या है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत में, संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, क्योंकि यह प्रथम वेद है। ऋग्वेद क्या है? प्रथम वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, और यह आर्यों का प्रिय ग्रंथ था। ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना मंडल? 10 मंडल है तथा 1028 सूक्त है। ठीक है, और 10,580 मंत्र है। देखिए जितना जरूरी है पॉइंट एक्स्ट्रा करवा देता हूं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 क्या है? मंत्र है। यहाँ तक क्लियर। 35 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमने के कारण नहीं था? ठीक है, देखिए अन्य अखंड समूह में संघर्ष करना। हाँ, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, देखिए एक स्थान पर रहने से संसाधन में कमी हो जाती है, ये सही हैगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं में ऑप्शन, ये सही होगा। उन जानवरों का पीछा करना, उनका शिकार, ये भी सही है। ये आखेटक खाद्य संग्रह, ये क्या होता था ना, जैसे आदि मानव जो था ना पुरापाषाण काल में, वही है। वो क्या होता था, एक स्थान पर रहने से ऑटोमेटिक है, एक जगह रहने से गाछ वृक्ष में जितना भी फल होता था उसको पहले खत्म कर लेते थे और वहां से क्या करता है दूसरी जगह चलता था। और वो लोग क्या करता था, जानवरों का पीछा भी करता था। ठीक है,
लेकिन संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ये ऑप्शन इसका गलती है, लेकिन नहीं है, इसलिए क्या होगा, सही है। अब इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, ठीक है। पुरापाषाण काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है, पुरापाषाण काल, ठीक है। पुरापाषाण काल के ईस्वी कितना था, ये 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व में था, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। और इस काल में मानव गुफाओं में रहता था, पुरापाषाण काल में, ठीक है। जैसे गुफा में रहता था, ये लोग अपने जीवन यापन हेतु वनों में घूमते थे और कंदमूल फल फूल से भोजन करते थे। आखेट में पशुओं का शिकार करते थे। साथ ही नदी झीलों में पाए जाने वाले जीवों जैसे मछली, मेढक आदि एवं खाद्य पोषण में निर्भर रहते थे, ठीक है। और क्या कहता है ना, जैसे जैसे वो संसाधन कमी होता था, वो क्या कहाँ चला जाता है, किसी दूसरी जगह चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। मानव इतिहास, एक सेकंड। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है मेरे प्यारे साथियों, यह है पुरापाषाण युग, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। पाषाण युगीन संस्कृति मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। और देखिए, इसको परिवर्तन के आधार पर इस काल को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला पुरापाषाण काल, जिसका ईस्वी उसका काल था 2.5 लाख, मतलब 2,50,000 ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व था। उसके बाद दूसरा पॉइंट में था मध्य पुरापाषाण काल, जो कि 1 लाख से 40,000 ईस्वी में होगा, ठीक है। तीसरा था नवपाषाण काल, जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच था, ठीक है। इस प्रकार इसमें पुरापाषाण काल सबसे लंबा खींचा। 2.5 लाख से 1 लाख के बीच में 1.5 लाख हुआ ना, इसमें तो वही पुरापाषाण ही था ना। कितना था देखिए, 2,50,000 से 1 लाख, तो वही ना युग था। सबसे बड़ा कौन था, पुरापाषाण युग था। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट कारण थोड़ा सा स्लो हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं। देखिए, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला है। हम एक नाम सुने हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक है, ठीक है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। देखिए, एक चीज और इसके साथ समझने की कोशिश करते हैं, इसके साथ ही एक बार जानने की कोशिश करते हैं। भीमबेटका जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, ठीक है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों एवं शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है, जहाँ प्राचीन शैलचित्र पाए जाते हैं। एक और था उत्तर प्रदेश, है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दाहा एवं चौपानी भांडों से अनेक चित्र मिले हैं। यह चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यह चित्रकला जो है पशु पक्षियों एवं आखेट से संबंधित है। चौपानी भांडव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ तक जरूरी था, ठीक है, इसलिए पॉइंट बताना जरूरी था, क्योंकि कहानी से रिलेट करके पढ़ोगे तो पूरी क्लियर होगा। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर होगा चिरांद। क्या है, हड़प्पा का स्थल नहीं है, तो कहाँ का स्थल है, देखो चिरांद जो है बिहार में स्थित सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। इस स्थल की खुदाई के पश्चात यहाँ हड्डियां, गेहूं, बलियां तथा पत्थर के औजार मिले थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है 39 नंबर, पूर्व वेदों और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है मेरे प्रिय साथियों। ऋग्वेद काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था, ठीक है। अब कबीले को क्या कहा जाता था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। कबीले को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले थे। कौन कौन थे, जिसे पंचजन कहा जाता है, पुरु, यदु, ठीक है, अनुवर्तसु एवं द्रुहु, ठीक है। इसके भी 3 थे। कौन कौन, अकीन, पक, मालांस, ठीक है, ये सब थे। और आगे चलते हैं। इसका जो पॉइंट है क्या होगा, जन, क्या होगा, जन। पूर्व यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह है। कि कौन सी तरह है, जन की तरह। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार किया गया है। कितना बार किया गया है, 275 बार, ठीक है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए,
सफ़ी तथा हनफी है, ठीक है। ये है, इसके बारे में जाने, ये है न्याय के इस्लामी सिद्धांत। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सफ़ी एवं हनफी जो है न्याय से संबंधित इस्लामी सिद्धांत है। इसी के आधार पर इस्लाम धर्म में न्याय किया जाता है। इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। क्या थे? कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। अब हम चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, वह क्या था मेरे प्यारे साथियों? वो था राष्ट्रकूट प्रधान। क्या था? राष्ट्रकूट प्रधान। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत बनाई। यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम था? देखिए वो थे मिनहाज ए सिराज, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं 43वें प्रश्न की तरफ। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था मेरे प्यारे साथियों? दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखिए सिकंदर लोदी। ये सिकंदर लोदी तो नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, बर्बर नहीं होगा। हाँ, वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न पर। इसके साथ ही उसका शासन कब था अलाउद्दीन खिलजी का? 1290 ईस्वी से 1316 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 44वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा महलवारी बंदोबस्त। क्या था? महलवारी बंदोबस्त। अब हम समझते हैं महलवारी बंदोबस्त के बारे में पूरा डिटेल से। देखिए महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। किसका अधिकार? ग्राम समुदाय का, ठीक है, सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। महलवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश कहाँ था लागू? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब, MP, UP, पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत के भूमि का लगभग 30% भाग शामिल था, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बदल दी? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग। चलिए कुछ काम से मैं चला गया था, ठीक है, पॉज करके चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? ठीक है, ये उसका आंसर होगा युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं, ठीक है, क्योंकि SST है, इसमें डिटेल जानना जरूरी है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध, सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ था? वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय औद्योगिक वस्तु की मांग बढ़ गई, ठीक है, जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधों का अत्यधिक विकास हुआ, जिससे क्या हुआ? भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति बदल गई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। इंग्लिश मीडियम वाला प्लीज इधर देखिएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए लद्दाख जो है एक मरुस्थलीय का उदाहरण है। लद्दाख क्या है? एक मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। यह वृत्त हिमालय, वृत्त मतलब बड़ा, ठीक है, वृत्त हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित एक शीत मरुस्थल है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोंकण तट। सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में डेल्टा क्षेत्र है। सुंदरवन क्या है? पश्चिमी बंगाल में डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। यहां तक हाँ।
और पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं, ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक का भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट। यहां तक क्लियर हो गया है। और चलते हैं 47वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से इतना का कोण बनाती है। हाँ, यही सही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल के साथ इतना का कोण बनाता है। इस प्रकार पृथ्वी अपने कक्षा के सापेक्ष 66 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। और एक बात और पॉइंट करने वाली बात है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। प्रदीप्त वृत्त है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? एक सेकंड देख लेते हैं। प्रदीप्त वृत्त है। देखिए, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रदीप्त वृत्त। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 49वें प्रश्न की तरफ। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश को दर्शाता है। यहां सिंपल सी बात समझने की कोशिश करें। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, वेस्ट मीन्स पश्चिम, ईस्ट मीन्स पूरब, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स साउथ मतलब दक्षिण। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पर। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा अरब सागर में। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट, स्पेशल पॉइंट जान लेते हैं। ठीक है, अंदरोन द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जबकि अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। कवरवती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरवती द्वीप जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। वो मिनी क्वाय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 51वें प्रश्न पे। ब्राजील में पाए जाने वाला कंपोस्ट डैश है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? यह है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, कंपोस्ट ब्राजील में पाए जाने वाला क्या है? एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, जैसे समझिए सवाना जो है अफ्रीका का है। ठीक है, सवाना। यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं 52वें प्रश्न की तरफ। चलिए 52वें प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या कहता है। कोलकाता बंदरगाह डैश पर या में स्थित है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वो हुगली नदी, वो क्या है? हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। देखिए, कोलकाता बंदरगाह जो है सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक। और यह जो है एक नदीय एवं ज्वारीय पतन है। क्या है? नदीय एवं ज्वारीय पतन। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है मेरे प्यारे साथियों? यह है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का क्या है? सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाले महाद्वीप है। यहाँ कुल जनसंख्या 2009 के अनुसार कितना है? 21,08,07,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं एक और पॉइंट याद करते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया खोज जो है जेम्स कुक ने की थी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए 54 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। लद्दाख में पाई जाने वाला गम्पास डैश है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? यह है बौद्ध विहार या मंदिर। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास जो है एक बौद्ध विहार मंदिर है। ठीक है, इसका अर्थ होता है एकांत स्थान। क्या है? एकांत स्थान। वहीं पर न जाके भिक्षु सब क्या करता था? निवास करता था या तपस्या करता था। ठीक है, अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की तरफ। चित्र प्रस्तुत करता है। ये जो बारिश है ना, ये बारिश, यहाँ ठंडी वायु गर्म वायु। ठीक है, ये है ऐसे जैसे पानी आएगा, ये चक्रवाती वर्षा का उदाहरण। ठीक है, तो क्या होगा? चक्रवर्ती वर्षा।
अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की तरफ। कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ हड्डी कहलाता है? यह है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। हाँ, यह होता है लौह इस्पात। क्या होता है? लौह इस्पात। देखिए याद, एक बात और याद रखिए, ठीक है, इससे आधुनिक उद्योग की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? लौह इस्पात को। भारत में 1830 ईस्वी में लौह इस्पात उद्योग के विकास में प्रथम प्रयास किया गया, ठीक है, और उद्योग इस्पात में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। यह भी पॉइंट करने वाली बात है, ठीक है। विश्व में लौह इस्पात उद्योग में कितना स्थान है? भारत का चौथा स्थान है। यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। तब तक थोड़ा चाय पी लेते हैं, रुकिए 1 मिनट। आइए 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑर्गेनिक खेती। सबसे पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक खेती क्या होता है? देखिए, जैविक खेती को ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। यह कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद एवं कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जैविक खेती प्राकृतिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? उर्वरक बने रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। तो 57 क्या होगा? 57 का होगा प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक मतलब गोबर तोबर ये वो डिस्टेट, जिससे फसल पे नुकसान नहीं होता है। आगे चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मेरे प्यारे साथियों, ये खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। एक बात और इसके साथ ही जानकारी ले लेते हैं। भारत सरकार ने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया था, ठीक है। कब पारित किया था? 2013 में, जिसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के भोजन पदार्थ की उपलब्धता है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा CNG। देखो, अब CNG का फुल फॉर्म समझते हैं। कॉम्प्रेस्ड, COMPRE, एक सेकंड, SSED, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल, NATURAL नेचुरल गैस, GAS गैस होता है, ठीक है। यहां तक फुल फॉर्म समझ आ गया। और इसके साथ और कुछ जान लेते हैं, जिसे संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। आगे 1% और पर्यावरण के बचाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो CNG सर्वाधिक अनुकूल है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ। बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है, किसमें होता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल दाब को मापने के लिए होता है। किसमें होता है? वायुमंडल दाब को मापने के लिए। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। और 1-2 पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। बैरोमीटर के पाठन में तेजी से गिरावट किसका संकेत है? तूफानी मौसम का, ठीक है। और बैरोमीटर के पाठन का पहले गिरना या धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति का द्योतक है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार तथा पास्कल है। क्या है? मिलीबार तथा पास्कल। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए। मेरे प्यारे साथियों, ये इसका हो केरल। अब देखिए, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि पल्लव शासक जो थे गोंदोफर्निस, ठीक है, के शासनकाल में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, जो कि कालांतर में ईसा का शिष्य सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित मलयालपुर नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई। चेन्नई पूर्ण नाम था मद्रास, भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है। भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तब जो है थोड़ा मिस्टेक हो, मतलब केरल के, तब क्या होगा? तमिलनाडु है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए 62 नंबर चलते हैं। जुलू क्या है मेरे प्यारे साथियों? देखिए, जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका के नेरोल क्षेत्र की जनजाति है। कहाँ की?
दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, ठीक है, और इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ, थोड़ा धैर्य बना के देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए। आगे चलते हैं 63 नंबर, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है, ठीक है ना, संविधान के अनुसार पूछ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये होगा 3। और इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, एक होते कार्यपालिका, दूसरा होते विधायिका, तीसरा होते न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। 3 कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, व्यवस्थिका संसद को कहा जाता है, ठीक है, जो राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद जो है राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनता है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, इसका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश होता है, ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। संघवाद से तात्पर्य है, मेरे प्यारे साथियों, संघवाद से तात्पर्य क्या है, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, ठीक है, क्या है, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होना संघवाद कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, मेरे प्रिय साथियों, ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि अगर मैं इस स्टेट को हूँ, अगर पूरा देश में स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम कहीं भी जाके नौकरी कर सकते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए अब जो है भारतीय अनुच्छेद संविधान को, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1) में के तहत कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि सभी को उप आजीविका व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता प्राप्त है, वो कहीं भी कर सकता है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे प्यारे साथियों 66 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये जो है 245 सदस्य, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 12 सदस्य जो था राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्यों राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व होते थे, ठीक है। जैसे 238 राज्य एवं संघ राज्य प्रतिनिधित्व से प्लस 12 नित मनोनीत, ठीक है, टोटल कितना हुआ 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है 245, ठीक है, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व है, 4 सदस्य संघ शासित मतलब केंद्र शासित से दिल्ली एवं पांडिचेरी के प्रतिनिधित्व एवं 12 जो है राष्ट्रपति से। टोटल कितना हुआ 9 4 13 2 15 1 2 1 3 1 4 245, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है, जनता का प्रतिनिधित्व। एक चीज और इसके साथ ही नोट कर लीजिए, संसद जो है भारत की सर्वोच्च विधि निकाय है। क्या है, सर्वोच्च निधि निकाय। संसद का निर्माण जो है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन लोकसभा को एक बात और याद रखिए, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है एवं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है, मिलकर बनता है। संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, ठीक है, इसी कारण इसे बहुत अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम 68 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं यहाँ 68 समझिए, ठीक है, यहाँ इसका मिसप्रिंट है। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है। क्या है, ये है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को लागू करना, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 58 तक संसदीय कार्यपालिका का उल्लेख है, ठीक है।
संसदीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, किंतु यह औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक। मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अंततः मंत्रिपरिषद का कार्य संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करवाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की तरफ। मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा विद्यालय में गरीब बच्चों के नाम। बिल्कुल, मध्याह्न भोजन जब से बढ़ा है तब से विद्यालय में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई। ये हो सकता है जाति प्रभागत, ये भी हो सकता है, जबकि निर्धन विद्यार्थियों के ध्यान केंद्रित खाली प्लेट, ये भी हो सकता है। निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर, ये बिल्कुल नहीं होगा, जो कि यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, इसलिए क्या आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 70 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार का अवसर प्रदर्शित करते हुए कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में आयोग है? देखिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जितना भी ब्लैंक देख रहे हैं उतना क्या होगा? उतना महीना आयोग होगा। तो क्या होगा? यहाँ देखिए ना, 1 2 3 4 5 5 महीना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 71वें प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, डैश कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा समाज मितीय तकनीक। क्या है? समाज मितीय तकनीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 72वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? ये होगा उत्पादक। क्या है? उत्पादक, जेनरेटिव, इंग्लिश में जेनरेटिव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये न्यूज़पेपर के संपादन के लिए दिए गए चित्र पार्टी एक दूसरे के नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उसकी सर्वाधिक नीतियों के प्रकारों को विश्लेषण करना है, ये सही होगा। ठीक है, क्या सही है वो? आगे चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुवंशित करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, ये हम नाटक के रूप में, क्योंकि ड्रामा एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है, नाटक के द्वारा शिक्षार्थियों अपने विचारों का आदान प्रदान सृजनात्मक प्रयासों द्वारा सामूहिक कार्यों को सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 75 नंबर। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेरे प्यारे साथियों, ये समाज के विविध सरोकार से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं कट गया। सामाजिक विज्ञान सजाती और रीति रिवाजों पर बल देता है? बिल्कुल नहीं देता है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता है। सामाजिक विज्ञान एक विषय वस्तु अनुशासन नहीं होगा। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानव की नींव रखता है। ठीक है, अब चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र है पर बल देता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सतत आकलन, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, यह तक क्लियर हो गया है। अब इस पर क्यों बल देता है? ताकि शिक्षार्थियों के शैक्षणिक तथा सशैक्षणिक क्षेत्रों सहित उनका चहुमुखी विकास हो, मतलब हर एक तरह से उनका विकास हो। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों, ये जो है प्राथमिक आंकड़े है। कौन सा आंकड़े है? प्राथमिक आंकड़े। देखिए, प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षक द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जो कि अपने मौलिक रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? अपने मौलिक रूप में। अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? मेरे प्यारे साथियों, ये कहा जाता है डिडक्शन, मतलब निगमन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए इसमें सामान्य नियमों को आधार मानकर वो उनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है। इसका प्रयोग कर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंक, गणित आदि विषयों में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की तरफ।
एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा दंड आरेख। क्या होगा? दंड आरेख। यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। समवयस्कों के ज्ञान और पंडित के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। थोड़ा ठंड यहाँ बहुत हो गया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से के द्वारा शिक्षार्थियों अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नया ज्ञान या समझ विकसित करता है। यह हर वायु के शिक्षार्थी और वयस्क पर भी कारगर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। बस हो गया, 8-9 और क्वेश्चन बच गया है। और ये जो है सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर है, जो सामाजिक अध्ययन पेपर 2 का है। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, ये है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्मक गतिविधि में शामिल करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, ठीक है, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकारों के इतना बहुसंख्यक की राय गलत, सभी धर्मों को सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 83 पाते हैं। समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। ठीक है, 84 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा समूह चर्चा। क्या है? समूह चर्चा। समूह चर्चा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा। शिक्षक जो है कक्षा में समूह चर्चा द्वारा किसी समस्या पर पूर्व विचार विमर्श व तर्क वितर्क से अपने शिक्षार्थियों को अधिगम शिक्षण प्रक्रिया के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए शिक्षक को अपने विषय में निपुण होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 85 नंबर तरफ। शिक्षार्थियों के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों का आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? ये होंगे शिक्षार्थी की कठिनाइयां विशेष की पहचान करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज टू स्पेसिफिक। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कृपया इधर देखें। अब हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, थोड़ा थक गया हूं। शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? मेरे प्रिय साथियों, ये होगा ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। क्योंकि यह जो है सूक्ष्म शिक्षण की ओर संकेत करता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक कक्षा होता है। इससे शिक्षक में विश्वास की भावना पैदा होती है, वो इससे प्रभावी शिक्षक तैयार होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह क्या कहलाता है? देखिए, वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 89 प्रश्न पे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की संस्कृति पूंजी बनाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि शिक्षार्थी की संस्कृति पूंजी बनाते हैं। यह वह ज्ञान है जो बालक को अपने पारिवारिक जीवन में मिलते हैं या जिनसे वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ठीक है, चलिए अब चैप्टर खत्म हो चुका है एसएसटी का, और मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूले। तब तक मैं अगले वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।